अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी कराची से अरीबा ने शेयर की है। आइए कहानी को उनकी जबानी ही सुनते हैं। मेरा नाम अरीबा है। मैं स्कूल का नाम और इलाके का नाम शेयर नहीं करूंगी। ये उस वक्त की बात है जब मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में 8वीं जमात में पढ़ा करती थी। ये स्कूल गली में है। इसके अतराफ में घर है। हमारा घर स्कूल के बिल्कुल बराबर में था। इस स्कूल का रकबा बहुत बड़ा नहीं था, जैसा कि आमतौर पर गवर्नमेंट स्कूलों का होता है। लेकिन एक बात थी, यहां गेट से दाखिल हो तो गेट के साथ ही यहां एक काफी बड़ा दरख्त था, जो कि काफी पुराना लगता था। चौकीदार चाचा सारा दिन इसी दरख्त के नीचे डेरा डालकर बैठा रहता। पहले वो सुबह की शिफ्ट की ड्यूटी देता, फिर शाम 6 बजे स्कूल के गेट पर ताला लगाकर घर को चला जाता। ये सिर्फ एक दरख्त नहीं, यहां मैदान में और भी दरख्त थे, लेकिन ये दरख्त एक तरह से हमारे घर की दीवार के साथ ही था। हमारे लिए तो ये बड़ा ही अच्छा था। मैं और मेरा छोटा भाई अब्दुल रजा, जो कि 3री जमात में था, हम दोनों बस 2 मिनट पहले घर से निकलते और असेंबली में पहुंच जाते। हमारा 2 कमरों का मुनासिब सा घर था। ऊपर छोटी सी छत थी। इस साल अम्मी ने कमेटी डालकर ऊपर कमरे डलवा लिए थे। अम्मी ने यही सोचा था, जब लाइट वगैरह जाया करेगी तो हम लोग ऊपर जाकर सो जाया करेंगे। लेकिन ज्यादातर छत कपड़े फैलाने के काम ही आती। पहले तो हमारा घर इतना ऊंचा नहीं था। जब से ऊंचा हुआ तो हमारे घर की छत से वो दरख्त लगने लगा, बल्कि हम अपनी छत से बआसानी उसको छू सकते थे। लेकिन अम्मी की तरफ से बिना वजह छत पर जाने पर पाबंदी थी। भाई छोटा था और मुझे खुद भी कोई इतना शौक नहीं था। हमारी गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी थी। हम हर साल की तरह इस साल टंडो आदम नानी के घर नहीं जा रहे थे, क्योंकि इस साल इन छुट्टियों में हमारी फुप्पो के बेटे की शादी थी। शादी छुट्टियों के आखिर में थी, लेकिन तैयारियां उरूज पर थी। अम्मी रोज फुप्पो के साथ बाजार चली जाती। फुप्पो मेरी कजन तानिया को, जो मेरी हमउम्र थी, हमारे घर छोड़ जाती। हम दोनों की आपस में बहुत बनती थी। हम मिलकर चिप्स बनाते, कभी कुछ, और फिर हम होते और टीवी का रिमोट। उस दिन गर्मी और हब्स बहुत था। दिन तो हमने गुजार ही लिया। जब शाम हुई तो मुझे याद आया, अम्मी बोलकर गई थी, छत से कपड़े उतार लाना। हम दोनों छत पर गए। ऊपर भी हब्स था, लेकिन हमें छत पर आकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैं और तानिया बजाय कपड़े उतारने के छत से स्कूल में झांकने लगे। मैं उसको अपना क्लासरूम दिखा रही थी। ढलती शाम में बंद स्कूल वीरान और अजीब लग रहा था। दरवाजे खिड़कियां बंद थी। चौकीदार चाचा रोज आता तो था, लेकिन चंद घंटों बाद वापस चला जाता। हम दोनों की इधर उधर ताका झांकी चल रही थी। स्कूल का व्यू सही से देखने में इस दरख्त की घनी शाखें आड़े आ रही थी, जिसकी वजह से हमें उलझन हो रही थी। तानिया छत के कोने में पड़ा वाइपर उठा लाई और उससे दरख्त की शाख को हटाने लगी। शाखों को इस तरह हटाने से हमें वो दिख गया जो हम देखना चाह रहे थे। मैं तानिया को इशारे से अपना क्लासरूम दिखा रही थी कि अचानक मेरी नजर नीचे की शाख पर बंधी एक कपड़े की पोटली पर पड़ गई, जो वहां बांध कर लटकाई गई थी। मैंने तानिया को दिखाया, तानिया देखो ये क्या है। जब उसकी नजर उस पर पड़ी तो उसको तो लग गई। उसने मुझसे कहा, अरीबा दूसरा कोई वाइपर या डंडा है तो लेकर आओ। मैं भी बगैर सोचे समझे उसके कहने पर भाग के नीचे से जाले साफ करने वाला डंडा ले आई। लेकिन जब मैं ऊपर पहुंची तो तानिया मुंडेर पर चढ़कर बैठी थी।
मुझे हैरत हुई, तानिया ऊपर क्यों चढ़ गई हो, गिर जाओगी। मैंने उसे देखते ही टोका, लेकिन उसने मुझे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। वो मुझे इशारे से पास बुला रही थी। एक डंडा तो उसने दरख्त पर अटकाया हुआ था। मेरे हाथ से उसने वो डंडा भी ले लिया। यह खासा बड़ा डंडा था। डंडा नीचे करने पर वो बआसानी दरख्त पर बंधी उस पोटली तक जा रहा था और फिर तानिया ने उस पोटली को डंडा मारना शुरू कर दिया। दरअसल हम दोनों को ही तजस्सुस था। हमें अंदाजा भी नहीं था हम क्या गलती कर रहे हैं। तीसरी दफा मारने पर उसमें से ऐसी आवाज आई जैसे पानी में छपाके की आवाज होती है, और वो फट गई। उसमें कोई भी पानी वाली चीज नहीं थी। उसमें से जो गिरा वो थे कुछ लीमू, बालों के गुच्छे, कुछ जले हुए कपड़े, और भी कुछ था, लेकिन बस हम यही देख सके। अभी हम ये देख ही रहे थे कि एक चील गंदी सी आवाज निकालती हमारे सर पर से इंतहाई करीब से गुजरी। हम दोनों ही डर गए और उसी वक्त वो चौकीदार चाचा न जाने कहां से आ गया। उसने जोरदार चीखनुमा आवाज निकाली, ये किसने गिरा दिया? वो नीचे झुका उन चीजों को देख रहा था। उसने हमें नहीं देखा था। हम दोनों तो बिजली की तेजी से पीछे हटे और नीचे की तरफ भागे। तानिया न जाने किस चीज में उलझी कि सीढ़ियों तक पहुंचने से पहले ही गिर गई। मैं आधी सीढ़ियां उतर चुकी थी। उसके आवाज देने पर वापस पलट कर गई और उसको उठाया। दोनों बेतरतीब सांसों के साथ नीचे कमरे में जाकर बेड पर गिर गए। मैंने शुक्र का सांस लिया कि बच गए, जबकि तानिया चितलेटी खामोशी से छत को घूर रही थी। मुझे उसके ऐसे खामोश लेटने से उलझन हुई। मैंने पूछ ही लिया, क्या हुआ तानिया, तुम्हारे चोट लग गई है क्या? उसने जो जवाब दिया उसने मुझे हैरान कर दिया। उसका कहना था कि वो भाग कर आ रही थी। किसी ने उसके पैरों को पकड़कर घसीटा, जिसकी वजह से वो मुंह के बल जा गिरी। मुझे लगा उसको वहम हुआ होगा। मैंने उस बात को कोई अहमियत न दी। मैं उसको बोलकर किचन में शरबत बनाने चली गई। मैं जब कमरे से निकली तो उस वक्त तो वो जाग रही थी, लेकिन जब मैं शरबत बनाकर लौटी तो वो सो चुकी थी। मुझे हैरत हुई, मेरी आवाज देने पर भी वो न उठी, तो मैं बाहर आकर टीवी चलाकर बैठ गई। शाम गहरी हो रही थी। मुझे लगा बारिश होने वाली है। मैं फौरन कपड़े उतारने ऊपर चली गई। वाइपर और डंडा रास्ते में पड़ा था। उसको उठाकर जगह पर रखा। जल्दी जल्दी कपड़े उतारने लगी। हल्की हल्की फुहार होनी शुरू हो गई थी। मैंने नोटिस किया, जब मैं ऊपर आई थी तो कौवा हमारी छत की मुंडेर पर बैठा था। ये एक नॉर्मल सी बात थी। मैंने उस वक्त तो उसकी तरफ गौर नहीं किया, लेकिन कपड़े उतारते मेरी नजर उस पर चली गई और जब गौर से उसकी तरफ देखा तो मुझे वो कौवा बड़ा ही कोई मकरू शक्ल का लगा। उसकी तो आंखें भी कुछ अजीब सी थी। उसकी तरफ नजर डालते ही मैं डर गई। ढलते सूरज की रोशनी में उसकी शक्ल बहुत अजीब लग रही थी। मसला यह था, मुझे नीचे जाना था। मैं जिस जगह से होकर गुजरती उसी दीवार पर वो बैठा था। मुझे ना जाने क्यों उससे शदीद खौफ महसूस हो रहा था। बूंदाबांदी अब तेज बारिश में बदल चुकी थी। ये ऐसा ढीठ कौवा था, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो मनहूस कौवा उसी तरह से मुझे घूर रहा था। मैं और मेरे हाथ में कपड़ों का गट्ठर तेजी से भीगने लगे तो मैं डर कर जल्दी से नीचे भागी। जैसे ही मैं उस दीवार के पास से गुजरी जिस पर कौवा बैठा था, एक करिया सी आवाज जो कि कानों में घुस जाती है वो मेरे कानों ने सुनी। मैंने गैर इरादी तौर पर उंगली कानों में ठूस ली। मेरे हाथ से कुछ कपड़े गिर भी गए, लेकिन मुझे खौफ का इतना शदीद गलबा हुआ, ना मैं पलटी और ना ही मैं रुकी।
सीधी भागती नीचे आई। कुछ कपड़े मैंने शायद जीने पर भी गिरा दिए थे। कमरे में लाकर मैंने कपड़ों का गट्ठर बेड पर फेंका और तानिया को आवाजें लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिल अभी भी बहुत तेज धड़क रहा था। बारिश जोरों की चल रही थी। हमारी माएं अभी तक नहीं लौटी थी। ऊपर से ये तानिया को न जाने क्या हो गया था। तानिया उठो तो सही यार, मुझे डर लग रहा है। मैं उसके करीब आकर उसको हिलाने लगी। वो बिस्तर पर चित लेटी छत को घूर रही थी। अब तो मुझे उसे भी देखकर डर लगने लगा था। वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रही थी। मैंने उसको जोर से झंझोड़ डाला और फिर जैसे वो होश में आई, अरीबा हमसे बड़ा गलत हो गया, हमें उस दरख्त पर डंडा नहीं मारना चाहिए था। ये कहकर वो फूट फूट कर रो दी। मुझे भी ये एहसास तो हो रहा था, लेकिन मैं बोल नहीं रही थी। बारिश की तेजी के साथ साथ लाइट भी चली गई। अब तो मुझे भी रोना आने लगा। वो तो शुक्र है उसी वक्त गली में रक्षा रुकने और दरवाजा जोर से बजने की आवाज आई। अम्मी लोग आ गए थे। मैंने भागकर दरवाजा खोला। पप्पू, अम्मी, अब्दुल रजा के साथ सामान से लदे फंदे घर में दाखिल हुए। वो लोग बातें करते आ रहे थे, शुक्र कर रहे थे कि आराम से घर पहुंच गए। पप्पू को तानिया नहीं दिखी तो वो आवाज देने लगी, लेकिन वो पप्पू की आवाज देने पर भी उठकर नहीं आई। अंधेरे कमरे में लेटी रही। मैं जाकर उसको जबरदस्ती उठाकर लाई। इमरजेंसी लाइट की रोशनी में हम लोग उनकी लाई हुई शॉपिंग देखने लगे। इस नामुनासिब रोशनी में उसके चेहरे के तासुरात सबकी नजरों से छुप गए। शदीद बारिश की वजह से पप्पू हमारे घर ही रुक गई। कोई और वक्त होता तो उनके रुकने पर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना होता, लेकिन आज शाम के वाकये से हम दोनों की ही बत्ती गुल थी। खाना बाजार से मंगवाया गया। अंधेरे में ही खाना खाया गया। खाने के दौरान ही लाइट आ गई। अम्मी तो किचन समेटने की जिम्मेदारी देकर पप्पू के साथ कमरे में चली गई और तानिया वो भी दोबारा कमरे में घुस गई। मैं थी और बर्तनों का ढेर। मैं आज के वाकये को सोचती बर्तन धो रही थी कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। यह एहसास इतना शदीद हुआ कि मैंने नजरें घुमाकर जायजा लिया। मेरी पहली नजर सीधी खिड़की पर गई। मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। वो मकरू शक्ल का कौवा सहन में बैठा था। वो खिड़की से थोड़ा फासले पर था, लेकिन वो वहां से मुझे उसी तरह घूर घूर कर देख रहा था। या अल्लाह, ये यहां भी आ गया। उसको देखते ही ये जुमला मेरे मुंह से निकल गया और मैं बर्तन छोड़ छाड़ भागकर कमरे में गई। मैंने फूली सांसों के साथ तानिया को सारा किस्सा सुनाया, लेकिन वो तो अपनी ही दुनिया में गुम थी। मेरा दिल चाह रहा था अब उसके एक झापड़ लगा दूं। ये सारा रायता उसी की वजह से फैला था। गुस्से में मैंने उसको पकड़कर झंझोड़ ही डाला। बाहर भी आ जाओ इस सदमे से यार। वो आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगी। तुम्हें तो वो कौवा दिख रहा है। मुझे तो उस वाकये के बाद से ऐसा लग रहा है यह काले साए मंडला रहे हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये हमें नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। उसकी ये बात कमरे में आती फुप्पो ने सुन ली। कौन नहीं छोड़ेगा? फुप्पो ने सख्त लहजे में हमसे पूछा। तानिया ने रोते हुए फुप्पो को सारी बात बता दी। उन्होंने सर पकड़ लिया। वो अम्मी को बुला लाई और अम्मी को जब सारी बात पता चली, वो बोली तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे पता चल रहा था कि उनको कितना गुस्सा आ रहा है। वो जब्त कर रही थी। तानिया को तेज बुखार चढ़ चुका था। वो रात हम सब घर वालों ने एक कमरे में जागकर गुजारी। वो कौवा बहुत देर तक सहन में बैठा रहा, जिसको सारे घर ने देखा। अम्मी अब्बू कुरान खोलकर पढ़ने बैठ गए। तानिया की तबीयत
بہت خراب ہو رہی تھی۔ میرے سر میں بھی شدید درد تھا۔ ہم دونوں کو قرآن کی تلاوت بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، لیکن یہ رات گھر والوں کو کسی بھی طرح گزارنی تھی۔ صبح ہی جا کر کسی عالم کو بلایا جا سکتا تھا۔ پھر آدھی رات کے بعد میرے سر کا درد گیا۔ وہ کوا نہ جانے پھر کہاں چلا گیا، لیکن تانیہ کا بخار کم نہ ہوا۔ صبح ابو کسی عالم کو لے آئے۔ انہوں نے پڑھائی بھی کی اور حساب بھی۔ اس سے یہ تو ہوا کوا پھر دکھائی نہ دیا۔ ابو ان عالم صاحب کے ساتھ چھت پر گئے۔ آج درخت پر پھر سے پوٹلی بندھی تھی۔ ان عالم صاحب نے ہمارا مسئلہ تو حل کر دیا۔ تانیہ کی طبیعت بڑی مشکلوں سے سنبھلی۔ وہ کسی کے کیے کالے علم کے چکر میں آ گئی۔ وہ چیز تانیہ کے پیچھے آ گئی تھی اور شاید وہ مجھے بھی نہ چھوڑتی، لیکن بس اللہ کا کرم ہوا۔ ان عالم صاحب کے علاج سے ہم دونوں کچھ وقت میں سنبھل گئے۔ ابو نے معلومات کروائی۔ وہ چوکیدار چاچا اس طرح کے کاموں میں ملوث تھا۔ خاص چھٹیوں میں وہ یہ کام کیا کرتا تھا، کیونکہ اس وقت اسکول بند ہوتے تھے۔ دوستو، کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔